स्वागत है आप सभी का पीजीटी फिजिक्स में। और इस सेक्शन में हम लोग बहुत कम समय में लगभग सभी क्वेश्चन पेपर लास्ट ईयर्स में जो भी आए हुए हैं उन सबको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। और आप लोग भी मेरे साथ बने रहिएगा। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी विलंब के अपना पहला पेपर। तो स्टार्ट करते हैं प्रवक्ता चयन परीक्षा 2009 में भौतिक विज्ञान के लिए। इसमें निर्धारित समय होता है 2 घंटे का और जो पूर्णांक होंगे 425 अंक का। तो आवश्यक निर्देश आप लोग पढ़ लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब इस वर्ष की परीक्षा के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न या सभी क्वेश्चन एक साथ लगाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है कि एक व्यतिकरण प्रतिरूप में तरंग दर यानी वेवलेंथ रखी है λ1 6000 एंगस्ट्रॉम के लिए एक बिंदु पर 12वें क्रम में उच्चिष्ट दिखाई देती है। यदि स्रोत को λ2 4800 या 4800 तरंग दर वाले प्रकाश से प्रतिस्थापित कर दिया ना रिप्लेस कर दिया जाए तो दिखाई देने वाले उसका क्रम क्या होगा, विजिबल ऑर्डर क्या होगा। अगर इंग्लिश में कहें तो इन एन इंटरफेरेंस पैटर्न एट अ पॉइंट 12th ऑर्डर और मैक्सिमम फॉर आपका 6000 इज ऑब्जर्व इफ सोर्स इज रिप्लेस बाय द लाइट λ2 4800 एंगस्ट्रॉम देन व्हाट इज द विजिबल ऑर्डर। तो यहाँ पर जो आप प्रयोग करने जा रहे हैं वो आप यहाँ पर यूज़ करेंगे n1 λ1 और वहाँ बराबर करेंगे n2 λ2 के। ठीक है ना। तो ये काम आपको बहुत जल्दी करना पड़ेगा। तो जैसे n1 यहाँ पर 12वां क्रम दे रखा है तो 12 इंटू लैम्डा का वैल्यू आप रखेंगे 6000 6000 और यहाँ से n2 का मान पता करना है और λ1 का मान λ2 का मान आपका 4800। ओके, तो ये वैल्यूज़ आपके पास में 20 से 20 हटाइए और 12 से काटें 12 4 जा 48 और 4 का आप 60 में डिवाइड करेंगे तो 4 1 जा 4 और 4 5 जा 20। ठीक है, तो यहाँ से n2 का जो मान आपके पास में आ रहा है वो आ रहा है आपका 15 आंसर, यानी ऑप्शन थर्ड वन आपका सही है। तो इस तरह से पहले का आंसर तीसरा आंसर आपका सही होगा 15। ठीक है, 15वां आपको ऑर्डर दिखाई देगा। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में आते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन में किरण का अधिकतम विचलन IC का कितना होगा। और उसमें जो ऑप्शन आपके पास में दे रखे हैं वो ऑप्शन है आपका पहला ऑप्शन π/2 - IC और सेकंड है 2IC और थर्ड वन है π - 2IC और π - IC। ठीक है, तो इसके लिए आपको ज़रूरत पड़ने वाली है एक डायग्राम की। तो डायग्राम को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर एक बनाया हमने प्लेन और इस प्लेन पर क्या हुआ कि एक इंसिडेंट रे आती है और आपकी डेंस मीडियम में जाती है। ठीक है ना, तो उस डेंस मीडियम में जाएगी और उसी माध्यम में यानी उसी रेयर मीडियम में ही वापस आनी है। तो ये रे आती हुई दिखाई दी और यही रे आपकी क्या होगी, जाएगी। तो यहाँ पर अगर अविलंब बनाया जाए, ये आपका नॉर्मल बनाया, नॉर्मल के साथ में ये आपका क्रांतिक कोण है, इसको हमने दिखाया IC से, इसका भी इंसिडेंट एंगल ये भी आपका IC के बराबर है। तो यहाँ पर जो मैक्सिमम डेविएशन की कंडीशन है यानी डेल्टा का जो मान है वो किस तरीके से प्राप्त होगा। तो डेल्टा की परिभाषा अगर किया है तो उसका मान होता है कि निर्गत किरण के बीच में कितना एंगल बनना है। ठीक है ना, तो अगर इस रे को आप आगे की तरफ बढ़ाएं और ये पूरा एंगल कंसीडर करें तो ये एंगल आपका क्या होगा, डेल्टा के बराबर होना है। तो इस पूरे डेल्टा का मान आपको कैसे पता चलेगा, तो ये पूरा एंगल अगर देखा जाए तो ये पाई के बराबर है भाई। ठीक है, 180 डिग्री पाई के बराबर है। और IC ये आपको अगर ऐड कर दिए जाएँ और यानी 2IC हो जाएगा। 2IC को इस पाई में से आप माइनस कर देंगे तो ये वैल्यू किसके बराबर होगी, डेल्टा के बराबर होगी। तो इसमें जो सही ऑप्शन है मेरे अकॉर्डिंग ये आपका ऑप्शन थर्ड इसमें सही है, पाई - 2IC के बराबर होगा। आइए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके सामने कि प्रोटॉन की गतिज ऊर्जा एक फोटोन की ऊर्जा E के बराबर है। ठीक है, यदि प्रोटॉन की दे ब्रोगली तरंग λ1 हो और फोटोन की तरंग λ2 हो तो अनुपात λ1 और λ2 का क्या होगा। तो अगर इंग्लिश में कहें तो द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द प्रोटॉन इज इक्वल टू द एनर्जी ऑफ अ फोटोन इफ द de Broglie wavelength of the proton is λ1 and photon λ2 then what is the ratio of λ1 upon λ2। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको लैम्डा प्रोटॉन के लिए संबंध निकालना पड़ेगा। तो λ1 दिस इज इक्वल्स टू आपका होता है h/2√2m/e। ओके, और वहीं पर अगर फोटोन की बात की जाए तो वहाँ पर जो लैम्डा का मान आता है लैम्डा इक्वल्स टू किसके बराबर होता है, hc/e के बराबर होता है। ठीक है ना, hc/λ, ये e की वैल्यू निकालो तो hc/λ2 के इक्वल आती है। तो इस फैक्टर को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर λ1/λ2 का रेशियो आपको पता करना है। तो उसके लिए आप इन दोनों को एक दूसरे से डिवाइड करिएगा। तो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को जब आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास में बचेगा λ1/λ2 और यहाँ पर आप h से h को कैंसिल कीजिएगा और e टाइम्स कैंसिल होगा तो ये आपके पास में बचेगा e ऊपर की तरफ बचेगा, अपॉन में नीचे रह जाएगा आपके पास में c को बाहर ही लीजिए, c रूट से बाहर है तो ये बचेगा आपके पास में 2m।
ठीक है ना। तो ये आपके पास में आएगा 2m। अब यहाँ पर जो आपके पास ऑप्शन दे रखे हैं उसमें आपका 2m नहीं है और c नहीं है। यहाँ पर किसके बीच में रिलेशन पूछ रहा है, वो केवल e के करस्पॉन्डिंग पूछ रहा है, तो अंडर रूट को आप e की पावर 1/2 करके लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन आना है वो आपका है सेकंड पार्ट, यानी e की पावर 1/2, ये आपका सही ऑप्शन होगा। तो यहाँ पर लैम्डा अपॉन लैम्डा 2 का मान बराबर हुआ e की पावर 1/2 के। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता अनुकरणपाती होती है। देखिए मैं इंग्लिश और हिंदी में दोनों में बोलने का प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का कहना था सर इंग्लिश और हिंदी दोनों में प्रयास करिएगा, तो वही मेरा एफर्ट उसी दिशा में। तो द इंटेंसिटी ऑफ द स्कैटर्ड लाइट इज़ अ प्रोपोर्शनल टू, ठीक है। तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट किसके समानुपाती होती है, अनुकरणपाती होती है। तो यहाँ पर दे रखा लैम्डा, लैम्डा पावर 4, लैम्डा पावर -1, लैम्डा पावर -4, ठीक है। तो यहाँ पर रैले का जीन्स लॉ जो स्कैटरिंग का है वो आपको बताता है। देखिए कोशिश ये कर रहा हूँ कि सभी स्टूडेंटों के लिए कोशिश यही है कि जहाँ तक मेरे पास जितनी नॉलेज है वो सब आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूँ। टाइम हम लोगों के पास काफ़ी कम है और इसको देखते हुए हमारा प्रयास रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा कोर्स हमें कवर करना है। देखते हैं इस वाले पार्ट में कितने क्वेश्चंस तक कंप्लीट हो पाते हैं, क्योंकि एक पेपर में 125 क्वेश्चंस हैं और अगर आपको पीजीटी क्वालिफाई करना है तो 100 प्लस करके ही चलिएगा, 100 प्लस करना होगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पर स्कैटरिंग की तीव्रता का जो मान है वो बराबर होता है आपके पास में कितना, 8π/8πSc/ लैम्डा पावर 4, ठीक है ना। तो लैम्डा की पावर 4 यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, तो लैम्डा की पावर 4 को जब ऊपर ले आएंगे तो लैम्डा की पावर -4 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो संबंध इनके साथ में आएगा वो मेरे अकॉर्डिंग होना चाहिए लैम्डा पावर -4। देखिए हो सकता है आपके अकॉर्डिंग कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो, ठीक है। तो मैं अपने अनुसार जो क्वेश्चन सही हैं उन्हीं पर ट्राई कर रहा हूँ। तो अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम हो तो उसमें वो आपका कमेंट बॉक्स में जाकर मुझसे पूछ सकता है। नेक्स्ट पार्ट में आते हैं 5 में किसी पदार्थ में प्रकाश के लिए क्रांतिक कोण 45 डिग्री दे रखा है, ध्रुवण कोण का मान कितना होगा। तो यहाँ पर द क्रिटिकल एंगल ऑफ द लाइट इज अ सर्टेन सब्सटेंस द 45 डिग्री, द पोलराइजेशन एंगल विल बी, ठीक है। तो यहाँ पर आप बूस्टर का लॉ लगाने वाले हैं, तो यहाँ पर बूस्टर का लॉ लगाएंगे और इसमें आप देखेंगे यहाँ पर आप स्टार्ट करिएगा क्रिटिकल एंगल साइन आई सी बराबर होता है 1/n के। कई जगह म्यू भी दे रखा होता है, तो आप म्यू भी लिख सकते हैं। तो क्रिटिकल एंगल के लिए है 1 के लिए, और पोलराइजिंग एंगल के लिए अगर लगाते हैं तो यहाँ पर आपको मिलता है म्यू इक्वल्स टू 10 IP, ठीक है ना। तो म्यू इक्वल्स टू 10 IP, तो ये बूस्टर का लॉ है। अब यहाँ पर अगर इन दोनों की वैल्यू को कंपेयर करना चाहें, यानी अब आपको संबंध जो बनाना है साइन IC और 10 IP के बीच में बनाना है, तो यहाँ पर अगर आप म्यू की जगह मान लगाएंगे तो ये मान आपको प्राप्त होगा, या आप लिख सकते हैं कि 10 IP और दिस इक्वल्स टू 1/साइन कितना डिग्री का एंगल 45 डिग्री। तो साइन 45 डिग्री और साइन 45 का मान कितना होता है आप सभी जानते हो, 1/√2 होता है। तो 1/√2 ये हुआ, √2 ऊपर चला जाएगा क्योंकि हर का हर आपका अंश में जाता है, तो ये 10 IP इक्वल्स टू √2 आएगा। और यहाँ से अगर IP का मान निकालें तो IP का मान इन्वर्स करके हम लिख सकते हैं, IP दिस इक्वल्स टू 10 इन्वर्स क्या आएगा आपका √2 के बराबर होगा। अब देखिए कौन सा आंसर इसको टैली कर रहा है, हिट कर रहा है, तो उसमें आपका ऑप्शन 1 सही है, 5th का 1 आंसर इसका सही है, 10 इनवर्स √2 के बराबर होगा। आइए आते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है एक स्रोत तथा पर्दे के बीच की दूरी 2% बढ़ा दी जाती है तो पर्दे पर प्रतिदीप्ति घटेगी या बढ़ेगी। तो जाहिर सी बात है जब डिस्टेंस आप बढ़ा रहे हैं तो घटेगी, ठीक है। घटने वाले कौन कौन से ऑप्शन है आपका, दूसरा और तीसरा, ठीक है। घटने वाले ऑप्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है तो 2 और तीसरे में से कौन सा सही है उसके लिए हमको टैली करना पड़ेगा। 1 और 4 तो आपका बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पर अगर एलिमिनेशन की बात की जाए तो मैं इंग्लिश में बोल देता हूँ द सेपरेशन बिटवीन द सोर्स एंड द स्क्रीन, ठीक है। सोर्स और स्क्रीन के बीच की डिस्टेंस अगर इंक्रीज़ कर दी जाए बाय 2%, द एलिमिनेशन एट द स्क्रीन विल बी, ठीक है। तो वो कितनी होगी, तो उसका लिए हमको पता होना चाहिए कि जो फॉर्मूला होता है वो कहता है कि E प्रोपोर्शनल I/4πr², ठीक है। तो 4πr² को अगर आप यहाँ कॉन्सेंट्रेट करें क्योंकि दूरी के सापेक्ष उसकी एलिमिनेशन देखी जा रही है, तो E प्रोपोर्शनल 1/r² के बराबर है, ठीक है ना। तो स्क्वायर दे रखा है, 2 टाइम्स कर दीजिएगा, 2 टाइम्स यानी 2 × 2 यानी 4% उसकी इंटेंसिटी जो होगी डिक्रीज़ करेगी, डिक्रीजिंग नियर बाय द 4%। तो उसमें सही ऑप्शन आपका कौन सा वाला सही होना चाहिए, इसमें ऑप्शन आपका तीसरा सही है, लगभग 4% आपकी क्या होगी, घट जाएगी। अगले बात है एक परमाणु गैस दे रखी है, 1 मोल 2 परमाणु गैसों के साथ मिश्रित की जाती है, मिश्रण की नियत आयतन पर ग्राम अणु विशिष्ट ऊष्मा कितनी होगी, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको मोनो एटॉमिक और डाई एटॉमिक गैसों के CV यानी स्थिर आयतन पर आपको मान पता होने चाहिए, CV और CP के रेशियो कितना होता है। तो इसमें आप लोग सभी जानते हैं कि CP - CV इक्वल्स टू R के बराबर होता है, ठीक है। एक बात तो ये मेयर का सूत्र है, और अगर इसके रेशियो की बात की जाए तो CP/CV दिस इज इक्वल्स टू किसके होता है, गामा के बराबर होता है।
अब मोनोएटॉमिक गैसों के लिए अगर कहा जाए तो CV की जो वैल्यू होती है वो 3/2 R के बराबर होती है। ठीक, इसी तरह से CV यानी डायटोमिक गैसों के लिए ये मान 5/2 यानी 5/2 R के बराबर हो जाता है। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर इन दोनों को एक साथ मिला दिया जाए तो मिक्स करने पे इन दोनों को आप ऐड कर देंगे, और ये दोनों ही 1 मोल गैसों के लिए, ठीक है, 1 मोल ये 1 मोल ये, तो इन दोनों को आप जब ऐड करेंगे तो ऐड करने पे जो टोटल आपके पास में आने वाला है वो 3/2, आप एलसीएम वगैरह लेंगे तो आपके पास में 8/2 का कर देंगे तो 4 हो जाएगा। ठीक है, तो 4R आपके पास में मिलेगा। ये 2 मोल के लिए है, 1 मोल के लिए अगर निकालना हो तो उसमें 2 का भाग फिर से आप देंगे तो यार आपको मिलेगा 2R। तो यहाँ पर आपको मिलेगा 2R जो होगा 1 मोल गैस के लिए मोनो एटोमिक। ठीक है, मान आपके पास में आया, उसमें ऑप्शन आपका सही है 2R, सातवें का आपका तीसरा पार्ट, तीसरा आंसर आपका इसमें सही है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। यदि किसी गैस का अणुभार m दे रखा है और इसमें Cp/Cv का ये रेशो जो है गामा हो तो स्थिर दाब पर गैस की विशिष्ट ऊष्मा कितनी हो, तो सीधा फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें ज़्यादा आपको कैलकुलेशन वगैरह नहीं करनी है, तो इसमें जो सही आंसर है वो आपका गामा R/m इंटू लैम्डा गामा -1। इंग्लिश में बोलते हैं द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सर्टेन गैस इज m एंड Cp/Cv इक्वल्स टू गामा, देन स्पेसिफिक हीट ऑफ द गैस एट कॉन्स्टेंट प्रेशर विल बी। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको फिक्स कीजिएगा इसके ऊपर। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। एक तापयुक्त तापमापी में एक संधि 0 डिग्री C पर तथा एक दूसरी T डिग्री सेल्सियस पर है। विद्युत वाहक बल E की इक्वेशन दे रखी है AT² - BT³ द्वारा दिया जाता है। उदासीन टेम्परेचर आपको ज्ञात करना है। इंग्लिश में कहते हैं ना, थर्मोकपल थर्मोमीटर वन जंक्शन is at 0 degree and other is T degree Celsius. The EMF is given by the E equals to AT² - BTQ. Then the natural temperature is in डिग्री सेल्सियस। तो इस क्वेश्चन को अगर आपको सॉल्व करना है तो इसमें सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें इस E का आपको T के सापेक्ष क्या कर दीजिए, डिफरेंशियल कीजिएगा। ठीक है, तो DE/dt करना पड़ेगा। तो DE/dt करने के लिए आप क्या करें, DE/dt, और यहाँ पर आप जब इसका AT² - BT³, ठीक है, जब इसका आप डिफरेंशियल करेंगे तो 2 आगे आ जाएगा, यानी 2AT और -3BT²। ओके, इसको आप 0 के इक्विवेलेंट करेंगे तो 0 के इक्विवेलेंट कर दो, या इन दोनों के बीच में अगर यहाँ से स्टेप कम करके यहाँ बीच में 0 लगा दीजिए और यहाँ से एक T से T को कैंसिल कीजिएगा। दिखाई दे रहा है T का मान कैसे पता चलेगा, 2A के नीचे अपॉन 3B पहुँचेगा, तो इसमें T का जो मान आपके पास में आएगा 2A/3B के बराबर होगा। तो इसमें सही ऑप्शन जो है आपका वो है आपका सेकंड वाला 2A/3B। अगले प्रश्न पर आते हैं। तो क्वेश्चन है कि यदि एक बर्तन में भरी गैस को जब 1 डिग्री C पर गर्म किया जाता है तो उसका दाब 0.4% बढ़ जाता है। गैस का प्रारंभिक ताप कितना था? तो ये सीधा सीधा P और T के बीच में रिलेशन आपसे जानना चाह रहा है। तो यहाँ पर अगर आप प्रारंभिक टेम्परेचर की बात करें तो 100 मान के चलिए, तो उसमें 100% दे रखा है, इसलिए आप इसको ऐसा भी कर सकते हैं। यहाँ पे P1 की वैल्यू आप लेके चलेंगे 100, 100, और उसका अगर 0.4% बढ़ा दें तो सीधा सीधा पड़ेगा कि P2 का मान कितना लगा दीजिए, 100.4%। ठीक है ना, 0.4% उसके लिए बोला, इसलिए मैं 100 लेके चले हैं। अब इसमें टेम्परेचर की वैल्यू, तो स्टार्टिंग में टेम्परेचर कितना था, T डिग्री सेल्सियस। अगर आप इसको केल्विन में चेंज करते हैं 273 प्लस करेंगे तो 274 केल्विन के बराबर आएगा। ये के मान हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको पता करना है T2 का मान कितना होगा। तो T2 के मान के लिए P और T के बीच में जो संबंध है उसको आप पता करेंगे। PV = RT से निकलता है, ठीक है ना, PV = RT से। तो यहाँ से P और T एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे, नहीं समानुपाती हैं। तो यहाँ पर आप लिखेंगे P1/P2 और वहाँ पर लिखेंगे T1/T2। ठीक है, तो यहाँ से आप कैलकुलेट करेंगे वैल्यू ऑफ T2 का मान किसके बराबर हो जाएगा, P2 × T1/P1 के बराबर होगा। इसका मतलब ये हुआ कि कैलकुलेशन में आप अब करेंगे T2 का जो मान आएगा, T2 की वैल्यू आएगी आपके पास में 274 मल्टीप्लाई विद 100.4/100। ठीक है ना, इसको आप कैलकुलेट कीजिएगा तो ये वैल्यू लगभग आपके पास में पहुंचेगी 250 K के आसपास इसका आंसर आएगा। तो सही आंसर जो आपका सही है इसमें वो देखिएगा कौन सा आंसर इसके लिए कह रहा है। तो 250 K हमारा आंसर आया, और ये रिपोर्ट कर रहा है पहले वाले को 250 केल्विन को। देखिए टाइम काफ़ी शॉर्ट होता है और वहाँ पर अजीब प्रेशर होता है, एग्जामिनेशन का अलग अलग प्रेशर होता है, तो उसको मेंटेन करने के लिए इस तरह के क्वेश्चंस आपको लगाने पड़ेंगे और लगातार इसी तरह के क्वेश्चंस आते भी रहे हैं। तो अभी तो ये 2009 का पेपर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, आगे आने वाली वीडियो में 2010, 11, ठीक है, जो भी पेपर्स अब तक हुए हैं उन सभी पेपर्स को कंसीडर किया जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, और टाइम काफ़ी जल्दी जाता है, इसे देख पा रहे हैं हम लोगों के 15 मिनट हो चुके हैं लगभग। ठीक है, चलिए अभी इसमें देखते हैं 15 क्वेश्चन टारगेट है इसमें कंप्लीट करने का। तो समांतर क्रम में जुड़े चालकों की तुल्य ऊष्मा चालकता कितनी है? इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द कंडक्टर इज पैरेलल। ठीक है, पैरेलल में जोड़े जाएंगे, और पैरेलल में जोड़ने के लिए कुछ फॉर्मूले आपको बिल्कुल रटने पड़ेंगे, बिल्कुल दिमाग से रट लीजिए इन क्वेश्चंस को। तो इसमें जो एरिया के सापेक्ष समांतर क्रम में जो जोड़ेंगे उठ के, तो मैं उनको बता देता हूँ किस तरीके से ऐड होना है। तो समांतर क्रम में इस तरीके से आपको
लगाना होगा, ठीक है ना। तो इसमें इसका एरिया A1, इसका एरिया आपका A2, उस ऊपर वाले की ऊष्मा चालकता K1, नीचे वाले की K2। तो इसकी तुल्य ऊष्मा चालकता पूछ रहे हैं इस कंडीशन के लिए। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो आपका K ऑप्शन सही है, पहला ऑप्शन सही है, K = K1A1 अपॉन प्लस K2A2 अपॉन A1 प्लस A2। एरिया के साथ में आता है 12 पर आते हैं। कौन सा संबंध इसमें सही है कि DU = TdV माइनस PdS, सेकंड वाला आपका है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नंबर 12 वाला। तो गिब्स इक्वेशन जो है, गिब्स इक्वेशन है, एंथैल्पी की इक्वेशन है, इनको तो आप 100% श्योर करके चलिएगा 100% इसमें से क्वेश्चन आना है, ठीक है। इस क्वेश्चन को कैसे भी मिस नहीं करेंगे। तो गिब्स फंक्शन हमारे लिए कहता है कि G = होता है H माइनस TS, ठीक है। इसका अगर डिफरेंशियल करते हैं तो ये आता है DG = DH माइनस TDS और एक बार S और ये आपका DT, ठीक है। इसी तरह से अगर यहाँ पर अगर मान लगाया जाए DH की वैल्यू को अगर आप प्लेस करेंगे तो ये आपके बराबर होती है। तो ये वैल्यू आएगी DG दिस इज इक्वल्स टू DU प्लस PdV और साथ में VdP के साथ में आपका सेम पैटर्न में TDS और माइनस SDT के इक्वल होगा। इसी तरह से सेकंड पार्ट में जो सेकंड इक्वेशन आप देखेंगे उसमें DQ की वैल्यू TDS के बराबर होगी। तो यहाँ पर DQ से कैंसिल होगा और DG का जो मान है ये बराबर होगा किसके, VdP और माइनस SDT। तो इसके सभी इक्वेशंस को आप टैली कर लीजिएगा, ये मेरा आपसे विशेष कहना है। इस क्वेश्चन को आप ना छोड़िएगा, ठीक है ना। इसकी जितनी भी इक्वेशंस हैं वो चारों इक्वेशन दे रखी हैं, मैं अलग से बता भी दूंगा उन्हें, ठीक है। तो उनको ज़रूर देख लीजिएगा। तो इसमें जो सही ऑप्शन है हमारा वो है DG VdP माइनस SDT। 13 नंबर पर आते हैं। तावे के 3 तारों के द्रव्यमान दे रखे हैं 1:3:5 के अनुपात में उनकी लंबाइयाँ दे रखी हैं 5:3:1। इसमें विद्युत प्रतिरोधों का अनुपात पूछा गया। तो इसमें सीधा संबंध R = रो L/A, ठीक है। यहाँ से आपको इनके मानों को पता करना होगा। एरिया को आप त्रिज्या के पदों में लिख सकते हैं, तो πr² मान इसका लगाया जा सकता है। तो L/πr² के बराबर रखेंगे, ठीक है। रो को साथ में लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि रो कांस्टेंट होगा और सबके साथ में रेशो में आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप मान लिखा दें तो R1:R2:R3 और इसका जो मान बराबर आएगा आपके पास में आएगा L1 L/। तो यहाँ पर जब आप इस रो के मान को आप कंसीडर करेंगे तो यहाँ पर एक चीज़ देख लीजिए। तो R का जो मान है वो डिपेंड करेगा आपका रो L/πr², ठीक है ना। अब यहाँ पर πr² का मान आएगा, घनत्व का सूत्र लगाते हैं, घनत्व वाला द्रव्यमान बटे आयतन होता है। तो द्रव्यमान बटे आयतन से द्रव्यमान आपका m हुआ, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ घनत्व, ठीक है। तो घनत्व को भी रो से दिखाते हैं, घनत्व इक्वल द्रव्यमान बटे आयतन। तो उसका आयतन πr² और तार की लंबाई है L। तो यहाँ पर ये चीज़ आएगी। तो πr² की जगह पर यहाँ पर आप इसकी वैल्यू को प्लेस करिएगा तो L × रो दोनों चीज़ें इसके साथ में आएंगी। तो L/, तो यहाँ पर आपके पास मिलेगा m/L, ठीक है। और L जो है ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, तो ये हो जाएगा L²। तो यहाँ पर जो रेशो आना है प्रोपोर्शनल L² m के बराबर आना है, ठीक है। तो अब इन सब के मान आप लिखेंगे, कैसे लिखेंगे कि R1/R2, तो सबकी लंबाइयाँ जो दे रखी थी लंबाइयों का रेशो आप ऊपर रखिए उनके द्रव्यमान को। तो R1:R2:R3, ठीक है, बनाते चलिएगा। तो यहाँ पर जब आप लिखें L1², तो L की वैल्यू कितनी दे रखी है 5 दे रखी है। तो 25 उसका द्रव्यमान कितना है 1 के बराबर है। रेशो इसको क्लियर कर देते हैं, ठीक है ना। अब वापस पेन पे आ जाइए और यहाँ पर अब दूसरे का नंबर लिए यानी L2² यानी 9 इसका रेशो कितना है 3 है। इसकी लंबाई द्रव्यमान कितना है 3 है, ठीक है। अनुपात अब L3 का नंबर, तो L3 का स्क्वायर करेंगे तो 1 है। और यहाँ पर अगर देखें तो ये आपका 25 हो जाएगा। 5 का स्क्वायर उसकी द्रव्यमान का 5 क्यों होगा, केवल 5 रहेगा, सॉरी इसमें केवल 5 रहेगा क्योंकि स्क्वायर नहीं है, ठीक है ना। ये होगा आपका 5 के बराबर। अब ऐसा करिए कि इस पूरी इक्वेशन को आप मल्टीप्लाई कीजिए। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, आप इस तरह का रेशो रखें कि किसी से ऐसा मल्टीप्लिकेशन रखें जिससे सबके मान बराबर आ जाए। तो आप यूज़ करें 15 का, ठीक है। 15 3 × 5 लेके चलें तो 15 15 का आप इसके साथ में मल्टीप्लाई किया, 15 का इसी के साथ में मल्टीप्लाई कीजिए, 15 का ऊपर किया और या 5 से करेंगे तो यहाँ 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, उससे भी कर सकते हैं। तो 15 का ना करिएगा 5 का करिए केवल, ठीक है। तो 5 से 5 का कैंसिल होगा तो केवल 1 बचेगा और यहाँ पर 5 आएगा और यहाँ 3 टाइम्स इसका करेगा 3 5 से 15 हो जाएगा और यहाँ 5 का मल्टीप्लाई होगा तो 125, तो यानी 125:15:1। तो ये 125:15:1, ठीक है ना। तो इस तरह से ये 13 का आपका ऑप्शन सही होगा। आपका 4th आंसर सही है इसमें, आपका 125:15:1
15:1। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, थोड़ा जल्दबाजी हो रही है मैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 14। दिए गए परपथ में ए तथा बी के बीच तुल्य प्रतिरोध आपको पता करना है, ठीक है ना। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और इसमें अगर आप देखें तो स्टार्टिंग हम लोग करेंगे 6 और 3 से। 6 और 3 में आप देख रहे हैं ये इन दोनों के एक सिरे एक साथ हैं और दूसरे सिरे एक साथ अटैच हैं, तो इसका मतलब ये हुआ 3 ओम और 6 ओम ये दोनों किस क्रम में लगे हुए हैं, आपके समांतर क्रम में लगे हुए हैं। समांतर क्रम में जोड़ने का तरीका 1/3 1/6 करके है। एलसीएम वगैरह लीजिएगा तो इसमें जो ऑप्शन आपके पास आने वाला है, मैंने इनका तुल्य प्रतिरोध जो होगा वो होगा आपका कितना 2 ओम। तो इन दोनों के प्लेस पर आपको 2 ओम मिलेगा। 2 ओम और ये 8 ओम ये दोनों आपके किस क्रम में होंगे, श्रेणी क्रम में होंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये दोनों आपके बन जाएंगे 8 और 2 10 ओम, ठीक है ना। तो ये आपका हुआ 10 ओम ऊपर और नीचे आपका कितना हुआ 13 ओम नीचे की तरफ। तो अब ये दोनों किस क्रम में लगे हुए हैं आपके, ये दोनों लगे हुए हैं आपके समांतर क्रम में। और समांतर क्रम में जोड़ने का तरीका 1/30 + 1/10 करके आप ऐड करेंगे तो इसमें आंसर आपके पास आएगा, तो देख लीजिए करके। तो 1/8 = 1/10 + 1/30, ठीक है। एलसीएम आएगा 30 के बराबर। 3 + 1 यानी 4/30। 4/30 को अपोजिट कर दीजिए। आर की वैल्यू आ गई 30/4। 30 में 4 से भाग लगाइए, 4 × 7 = 28, 4 × 5 = 20। आंसर जो आने वाला आपके पास वो आएगा 7.5, जो आपका ऑप्शन नंबर 30 नंबर पे इसमें दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है। इसमें थर्ड ऑप्शन आपका है 7.5 ओम और यही आपका सही आंसर है। और चौथा ऑप्शन जो इसमें था वो था आपका 0.5 ओम। तो सही आंसर है आपका 7.5 ओम। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है एलसीआर श्रेणी परपथ में एल सी तथा आर के मान क्रमशः 1 हेनरी 7.04 हेनरी और 1 ओम है, इनमें विशेषता गुणांक क्या है, ठीक है। तो विशेषता गुणांक क्वालिटी फैक्टर पूछ रहा है। इन एलसीआर सर्किट द वैल्यू ऑफ एल सी एंड आर 1 हेनरी 7.04 माइक्रोफैरड और 1 ओम। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे क्वालिटी फैक्टर का सूत्र आपको पता होना चाहिए, जो किसके बराबर होता है कि U = 1/R = √L/C के बराबर है। देखिए थोड़ा सा मुझे विलम्ब हुआ है इन क्वेश्चन पेपर खुलाने में, ठीक है। तो उसका कारण केवल मेरी बिजीनेस रही है, थोड़ा सा बिजी रहे थे, लेकिन अब कोशिश करूँगा कि लगातार आपके संपर्क में रहूँ। इस पेपर पैटर्न भी सोच रहा था किस तरीके से आपको सॉल्व कराने की कोशिश करूं जिससे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट की समझ में आ पाए। तो और समय हमारे पास काफ़ी कम है, तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए अभी आप सभी मेरे साथ बने रहिए और भी अच्छे कोशिश प्रयास करेंगे इसको और अच्छा बनाने के लिए, ठीक है ना। तो अभी तो स्टार्टिंग है, तो स्टार्ट करते करते चलते चलेंगे अपनी मंजिल की ओर। आप सबकी वैल्यू प्लेस कीजिएगा। तो आर का मान जैसे 1 दे रखा था 1/1 में आपको मिलेगा, अंडर में आपको मिलने वाला है। एल का मान आप प्लेस करेंगे, एल का मान 1 हेनरी है, अपॉन में सी का मान लगा दीजिए जो किसके बराबर है 7.04 × 10⁻⁶ के बराबर है। तो इसको अगर आप सॉल्व करें तो 10⁻⁶ को ऊपर ले जाएँ तो ये वैल्यू आपके पास में प्लस की 6 हो जाएगी और 0.04 को भी अगर ऊपर शामिल कर दें तो ये वैल्यू हो जाएगी 10⁸ के बराबर, ठीक है। यहाँ पर आपके पास बचेगा नीचे 704 ऊपर 10⁸ को सीधा सीधा आप बाहर निकाल सकते हो तो ये केवल 10⁴ के बराबर हो जाएगा। और 704 का अगर आप अंडर लेंगे तो ये बराबर आएगा 26.7 के आसपास आना है, ठीक है ना। और इसका जब आप भाग लगाएंगे तो ये वैल्यू लगभग बराबर आएगी आपके पास में 377 के इक्वल आएगी। और जो सही ऑप्शन है आपका क्वेश्चन नंबर 1। तो ये था 15 क्वेश्चन की सीरीज का पहला पार्ट। बहुत ही जल्दी मिलता हूँ आपसे अगले क्वेश्चन के लिए, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। बने रहिए मेरे साथ में, धन्यवाद।